हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं दामिनी और स्वागत करती हूं आपका अपनी क्लास दामिनी कॉमर्स एकेडमी में। और आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो बच्चों, मैंने अब तक आपको जो है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में पढ़ा दिया है। और मैं आपका जो कोर्स कंप्लीट करा चुकी हूँ वो 85% में आपको कवर करा चुकी हूँ। अब जो हमारी चैप्टर्स हैं हम उनको कंटिन्यू करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारा भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, यानी कि देखो इस वाले चैप्टर्स में से कार्य आएंगे। देखो बैंक से रिलेटेड जो है ना, वो बस कार्य को आप अच्छे से याद कर लेना। उसका उद्गम कब हुआ, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, और स्टेट बैंक के बारे में। उद्गम भारतीय रिजर्व बैंक के उद्गम के बारे में पढ़ना आप, है ना। स्टेट बैंक का मे भी इतना नहीं पूछा जाता है, बट आपका भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, तो उसके वर्क वगैरह याद कर लेना। अच्छा, एक काम है इसमें, यदि आप आरबीआई की कंप्लीट कर लेंगे ना याद, तो वो ना इस भारतीय स्टेट बैंक के काम में भी, मतलब कि जो फंक्शंस होते हैं उसमें भी वो काम कर सकते हैं आपके। ये मैं तब बता रही हूँ जब आपको क्वेश्चन मतलब याद ही नहीं है वहाँ पे, है ना, तब मैं आपको बता रही हूँ। यदि आपने भारतीय स्टेट बैंक के कार्य को याद किया है तो आप लिख सकते हो वहाँ पर। ठीक है, उसके लिए मैं बता रही हूँ। यदि आपको एक कंडीशन है ना याद न रहने की, ठीक है, बाकी आप देखो कोशिश करना कि हो जाए याद, है ना। कोशिश नहीं, इनफैक्ट आपको करना ही है। ये तो कोई इसमें कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, याद तो करना ही है। देखिए, ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अब। तो भारतीय स्टेट बैंक हमारे एक वीवी गिरी जो प्रोफेसर हैं उन्होंने बोला है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना समाज की प्रत्येक वर्ग के लिए एक वरदान है। ठीक है, चलिए भाई, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, इसका जन्म पढ़ते हैं कैसे हुआ। ठीक है, इंपीरियल बैंक की स्थापना इंपीरियल बैंक विधान के अंतर्गत 27 जनवरी 1921 को हुई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, चैम्बरमैन के जो सदस्य थे उनके थ्रू इसकी स्थापना की गई थी। फिर देश में 3 प्रेसिडेंसी बैंक, मुंबई, कोलकाता तथा चेन्नई को मिलाकर, ठीक है, को मिलाकर एक कर दिया गया था। और क्या बनाया गया था, वो इंपीरियल बैंक बनाया गया था। यानी कि यदि मैं मुंबई, कोलकाता तथा चेन्नई बैंकों की बात करूँ, इनको मिक्स करके ओवरऑल एक बैंक बनाया गया था, इंपीरियल बैंक। कब बनाया गया था? 27 जनवरी 1921 में। फिर क्या हुआ, तथा उसका नाम इंपीरियल बैंक रखा गया। इंपीरियल बैंक की पूंजी तथा व्यवसाय अंग्रेजी के हाथ में था। ठीक है, अंग्रेजों के हाथ में था। वैसे तो यह बैंक एक शुद्ध व्यापारिक बैंक की स्थापना वैसे तो यह बैंक एक शुद्ध व्यापारिक बैंक ही था, किंतु इसे कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थी। क्योंकि देखो, विशेषाधिकार प्राप्त की क्या बताऊं मैं, बताऊं ना, ये जो बैंक मतलब ये जो बैंक शुरू किया गया था आपका, तो ये एक तरह का ना सेंट्रल बैंक के रूप में शुरू किया गया था। तो इसे ना अंग्रेजों ने ना पूरी तकनीकी लगाई थी ना, तो हमें एक सेंट्रल बैंक सेपरेटली दिया ही था, और बस एक नाम, एक कहते नहीं, वो एक टॉफ़ी दे दी थी हमारे मुंह में कि भाई ये लो, तुम्हारा सेंट्रल बैंक वाला जो किस्सा है वहीं पर डाउन हो जाए। बट ऐसा नहीं था। बट इन्होंने क्या किया था, जो नॉर्मल जो बैंक्स होते हैं हमारे, जो साधारण बैंक्स होते हैं, उनसे जो हमारे आम बैंक होते हैं, उनकी तरह इसका अदर वर्क तो था ही, लेकिन कुछ विशेष अधिकार दे दिए थे इस बैंक को, ताकि हमें ऐसा लगे कि ये एक हमारा सेंट्रल बैंक बन गया सेपरेटली। लेकिन इन्होंने इस बैंक को ना, इंपीरियल बैंक की मैं बात कर रही हूँ, इन्होंने इस बैंक को एक तरह से ना कुछ ही विशेष अधिकार दिए थे। लेकिन जो मेन काम होता है ना सेंट्रल बैंक का जो मेन काम होता है वो होता है रुपयों का निर्गमन करना। इन्होंने वही नहीं दिया था इस बैंक को। ठीक है, फिर भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, यानी कि कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, कुछ स्पेशल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसमें क्या था, जिसका भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। इस बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक कार्यों के अतिरिक्त केंद्रीय बैंक के कार्य करना भी था। ठीक है, केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करना था इसका काम। व्यापारिक बैंक था वैसे तो ये। फिर क्या हुआ, सन 1921 से 1934 तक इंपीरियल बैंक ही उन समस्त कार्यों को करता रहा जो आज भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जाते हैं। अर्थात सरकारी बैंकर का कार्य बैंकों का
बैंक क्या क्या कार्य करता है? भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी बैंकर का कार्य करता है, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है, या फिर साख को नियंत्रण करता है आदि का यह बैंक ही करता है। यानी कि कौन सा बैंक करता था? इंपीरियल बैंक। फिर क्या हुआ? 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हो जाने पर यह बैंक केवल व्यापारिक बैंक ही रह गया, परंतु जिन स्थानों पर भारतीय रिजर्व की शाखाएं नहीं थी वहाँ इंपीरियल बैंक ही भारतीय रिजर्व के बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करता था। यानी कि जो भारतीय रिजर्व बैंक जब निर्माण हो गया था भारतीय रिजर्व बैंक का, तो फिर कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक कार्य नहीं करता था, आरबीआई। तो फिर ये क्या करने लगा? इंपीरियल ये एजेंट के रूप में कार्य करने लगा। इंपीरियल बैंक जो है वो भारतीय जो आरबीआई का बैंक है उसके एजेंट के रूप में कार्य करने लगा। अब क्या हुआ? इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण देखते हैं हम कैसे हुआ था। ठीक है, नेशनलाइजेशन ऑफ द इंपीरियल बैंक, यानी कि इंपीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न चिरकाल से चल रहा था, परंतु स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात इसकी और भी आवश्यकता प्रतीत हुई। अनंत है सन 1948 में भारत सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री ने यह घोषणा की थी कि भारत सरकार इंपीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण की नीति को स्वीकार करती है। ठीक है, कब की बात है? 1948 में। परंतु इस नीति को कार्य रूप में परिणत नहीं किया जा सका। ठीक है, इस स्वीकृति के परिणाम स्वरूप स्वीकृति मिल गई थी बट कंप्लीटली नहीं हो पाया था ये। इस स्वीकृति के परिणाम स्वरूप बैंक के संचालक मंडल ने सरकार को एक अलग स्मरण पत्र प्रेषित किया। स्मरण पत्र होता है उनको याद दिलाना कि भाई हमने तुम्हें कुछ कहा था, उस पर तो कार्यवाही करो। ठीक है, एक तरह से। फिर इसमें बैंक के राष्ट्रीयकरण के सरकारी प्रस्ताव के विरोध में कुछ तर्क दिए गए थे। यानी कि जो बैंक जिसमें बैंक के राष्ट्रीय यानी कि जो इंपीरियल बैंक था उसके राष्ट्रीयकरण के विरोध में, यानी कि कुछ लोग चाहते नहीं थे इसका राष्ट्रीयकरण हो, उसके विरोध में कुछ तर्क दिए थे। ठीक है, तथ्यों का वास्तविक अध्ययन करने हेतु सन 1949 में ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति की नियुक्ति की गई। समिति ने बैंक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच करने के पश्चात यह निर्णय दिया गया कि परिणाम स्वरूप इस बैंक के राष्ट्रीयकरण कि यद्यपि बैंक की कार्य प्रणाली में दोष अवश्य है, परंतु इन दोषों के कारण बैंक की राष्ट्रीयकरण करना उचित नहीं है। यानी कि अच्छा क्यों चाहते थे कि जो इंपीरियल बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण हो? सबसे मोस्टली यदि मैं बात बताऊँ ना, इसमें ये था कि जो इंपीरियल बैंक था वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक बैंक था, जो कि जिसकी कमांड थी जो अंग्रेजों के हाथ थी। मोस्टली तो इसलिए चाहते थे कि जो भाई अंग्रेजों से रिलेटेड मतलब ये बैंक है इसको बंद किया जाए, इसका राष्ट्रीयकरण किया जाए। लेकिन कुछ लोग ना इसके तर्क में थे कि जो इसके कार्य हैं वो कार्य तो ठीक है ना, मतलब कि इसके थोड़े बहुत कार्यों में दोष है, वैसे तो ठीक है, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण मत करो, थोड़ा सुधार कर लो। फलस्वरूप इस बैंक के राष्ट्रीयकरण का, परंतु फिर क्या हुआ? एक मिनट, हाँ, फिर जांच समिति ने इन दोषों के कारण बैंक का राष्ट्रीयकरण करना उचित नहीं समझा। परिणाम स्वरूप इस बैंक के राष्ट्रीयकरण का निश्चित कुछ समय के लिए टाल दिया गया। फिर सन 1954 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त अखिल भारतीय साख सर्वेक्षण समिति ने कौन सी समिति थी? साख सर्वेक्षण समिति। और कब? 1954 में समिति ने ग्रामीण साख की एकीकृत योजना प्रस्तुत की। यानी कि जो ग्रामीण साख की योजना थी जो चल रही थी इस बैंक के थ्रू, क्योंकि देखो मोस्टली जो कार्य होता है वो होता है ग्रामीण साख के लिए आप क्या काम कर रहे हो, तो उसकी जो योजना थी उस पर काम किया। इस समिति ने देश में आर्थिक नियोजन के बढ़ते हुए महत्व को दिखाते हुए तथा देश के विस्तृत भागों में सरकारी बैंकों तथा समितियों को बैंकिंग सुविधाएं व्यापक रूप प्रदान करने हेतु राज्य की साझेदारी भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की सिफारिश की। चूंकि इंपीरियल बैंक
देश के समस्त भागों में फैली अपनी शाखाओं के द्वारा कृषि शाखा की व्यवस्था करने में समर्थ था। अतः इंपीरियल बैंक को ही भारतीय स्टेट बैंक में परिवर्तित करना उचित समझा गया। इसका मतलब है जो भारतीय रिजर्व जो हमारा इंपीरियल बैंक था वो इसका जो कार्य था, जो इसका क्षेत्र था, वो इतना व्यापक था कि समिति ने क्या सोचा कि एक काम करते हैं, जो इंपीरियल बैंक है उसको ही हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, भारतीय स्टेट बैंक के रूप में कार्य किया। ठीक है, अब देखो भाई इंपीरियल बैंक को भारतीय स्टेट बैंक में परिवर्तन करने के क्या क्या मुख्य कारण है। सबसे बड़ा जो कारण है वो है इसका प्रबंध एवं संचालन अंग्रेजों के हाथ में था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, है ना। क्योंकि जो इसका मेन मोटिव था ना हमारा इसको चेंज करने का, भाई वो था कि जो इसका संचालन है, जिसका मैनेजमेंट है, जो भी इसका सिस्टम है वो किसके हाथों में था, वो था अंग्रेजों के हाथ में। इंपीरियल बैंक का प्रबंध अंग्रेजों के हाथ में होने के कारण यह बैंक सदैव एक अजीब प्रकार की स्थिति में रहा था। अर्थात यह बैंक न तो पूरी तरह एक व्यापारिक बैंक बन पाया और न ही केंद्रीय बैंक। फिर है हमारा पक्षपातपूर्ण नीति। इस बैंक के उच्च अधिकारी भी अंग्रेजी ही हुआ करते थे, अतः ये लोग भारतीय ग्राहकों के साथ पक्षपातपूर्ण की नीति अपनाते थे। ठीक है, फिर है नेक्स्ट एकाधिकार का दुरुपयोग। इस बैंक को ना एकाधिकार थे काफ़ी, जैसे इस बैंक पर सरकार की सदैव कृपा दृष्टि रहती थी, अतः अन्य बैंक सदैव इससे ईर्ष्या करते थे। ईर्ष्या नहीं कह सकते एक तरह से, ये भाई देखो बैंक किसके हाथों में था, ये ओबियसली जो था ना पूरा का पूरा सिस्टम इसका था वो अंग्रेजों के हाथ में था। तो उस टाइम पे वैसे इतना अंग्रेजों के भारतीय लोगों के बीच तो बहुत ज़्यादा मतभेद था ना, तो ओबियसली ये पसंद नहीं किया गया। फिर है हमारा बिलों का प्रयोग बढ़ाने में असफल। ये बैंक था ये बिलों का यूज़ नहीं कर पाया, किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट, किस तरीके से उसको भुनाना, सब कुछ ये क्रिएट नहीं कर पाया। इस बैंक ने सदा ही हुंडियों को पुनः भुनाने की उपेक्षा दी है, यानी कि हुंडियों को पुनः भुनाने के ये पक्ष में नहीं था, तथा व्यक्तिगत नगद ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्यापारिक बैंकों से प्रतियोगिता। ये क्या करता था, इस बैंक में ऋण देने में पक्षपातपूर्ण नीति अपनाई जाती थी तथा संकट काल में भारतीय व्यापारिक बैंकों की आर्थिक सहायता नहीं की जाती थी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता था, भारतीयों को प्रॉब्लम्स होती थी, है ना, और सुव्यवस्थित एक तरह से मतलब ओवरऑल हमें हेल्प नहीं होती थी इससे। ठीक है, और जिससे समय समय पर बैंक के अनेक कार्य फेल हो जाते थे। ठीक है, बिलों का प्रयोग बढ़ाने में असफल। इस बैंक ने सदा ही हुंडियों को पुनः भुनाने की उपेक्षा की है। ये मैंने आपको ही पढ़ा दिया है ना, मतलब ओवरऑल इन्होंने क्या किया है कि जो पत्र होते हैं उनको पुनः भुनाने के लिए इन्होंने राइट नहीं दिया। ये कहा कि ऐसा नहीं है, इसके खिलाफ ही रही, इसके विपक्ष रहे। ठीक है, नई शाखाएं खोलने की दोषपूर्ण नीति। इस बैंक की नई शाखाएं जो होती है स्थापित करने की नीति भी दोषपूर्ण थी। अर्थात इस कहने का अर्थ है चलो इसकी जो मूल बैंक था, जो मेन बैंक था, जो मूल शाखा थी वो तो फिर भी ठीक होगी, लेकिन जो अदर इसकी शाखाएं ब्रांचेज ओपन हो रही थी, खुल रही थी, वो तो बिल्कुल ही ख़त्म थी, वो तो बिल्कुल ही इतनी दोषपूर्ण थी। ठीक है, और फिर है हमारा विदेशियों की प्रभुत्ता। इसमें क्या होता था, विदेशियों को ज़्यादा अधिकांश अंसारी जो थे वो विदेशी होते थे, ऊंचे पदों पर सदैव विदेशियों ही नियुक्त किए जाते थे। ओवरऑल ये था भाई, ये था अंग्रेजों का, इसको बंद करना था बस, और कुछ इसकी नीतियाँ भी गलत थी। ठीक है, इसलिए इसको बंद करके क्या किया गया, भारतीय स्टेट बैंक लाया गया। अब पढ़ते हैं भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कैसी हुई। तो भाई बात करते हैं अगस्त 1952, कब, 1952 में, 1952 में भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण साख व्यवस्था की जांच करके उचित सुझाव देने अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी का गठन किया। कब किया, 1952 में। ठीक है, जिसने अपनी रिपोर्ट सन 1954 में दी। इस कमेटी की सिफारिश को मान्यता प्राप्त
करते हुए 16 अप्रैल 1955, ठीक है, भारतीय रिजर्व 1955 में भारतीय संसद में भारतीय स्टेट बैंक ने अपना कार्यालय 1 जुलाई 1955, कब याद रखना, 1 जुलाई 1955। देखो भाई, एक समिति, एक भारतीय रिजर्व बैंक ने, किसने, भारतीय रिजर्व बैंक ने, देखो भारतीय रिजर्व बैंक ने साख व्यवस्था की जांच के लिए, किसके लिए, साख व्यवस्था की जांच के लिए, जांच करके उचित सुझाव देने हेतु, किसके लिए, उचित सुझाव देने हेतु, ठीक है, अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी, क्या, अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी का गठन किया। कब हुआ था गठन, 1952 में, अगस्त में। फिर क्या हुआ, जिसने अपनी रिपोर्ट दी, यानी कि इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी सन 1954 में दी। कब दी, 1954, ठीक है। इस कमेटी की सिफारिश को मान्यता प्रदान करते हुए 16 अप्रैल 1955 में भारतीय संसद में स्टेट बैंक ने, यानी कि 1954 में इसने एक रिपोर्ट दी, जिसमें क्या हुआ, भारतीय संसद में 19 अप्रैल, कब दी थी, 16 अप्रैल 1955 में। तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना के लिए एक तरह से मंजूरी दे दी। तो उसके अलग कब शुरू हुई है, 1 जुलाई 1955 को स्टार्ट हो गया हमारा भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का तथा व्यापारिक बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक का अपना विशिष्ट स्थान है तथा अपनी शाखाएं सहयोगी बैंक सफलताओं तथा उपलब्धियों की दृष्टि से यह विश्व का सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है। किसकी दृष्टि से, सफलताओं और उपलब्धियों, यानी कि इसे इतना ज़्यादा पसंद करने लगे लोग कि अब यह सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है, उपलब्धियों की दृष्टि से, यानी कि कम समय में बहुत ज़्यादा उपलब्धियां इसने अचीव की है। अब बात करते हैं भारतीय स्टेट बैंक के उद्देश्य क्या थे। सबसे बड़ी बात, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करना, ठीक है। फिर सहकारी बैंकिंग का विकास करना, लघु उद्योग होते हैं ना, जैसे छोटे छोटे जो व्यापारी होते हैं, जो घरेलू छोटे छोटे व्यापारों का एक तरह से उद्योगों का विकास करना, जो जैसे छोटे छोटे उद्योग किसे बोलते हैं हम, जो बहुत ही कम बजट में जिनका निर्माण किया जाता है, जिसके घर की महिलाएं भी जिसको कर सकती है, ठीक है, छोटा सा कोई बिजनेस है ना, इस तरीके से, जैसे आप बोल सकते हो घर पे ही सिलाई करना, ये छोटे छोटे जो काम होते हैं, इनका जो उद्योग होते हैं, छोटी छोटी, जो एक तरह से बहुत ही कम पूंजी में जिसको निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है फिर सहकारी संस्थाओं की सहायता करना, यानी कि जो छोटी छोटी सहकारी संस्था होती है, जैसे भंडार गृह, बिक्री समितियाँ, उनकी सहायता करना, बैंकिंग सुविधाओं का विकास करना, रिजर्व बैंक को साख नियंत्रण में सहायता करना, सरकार की नीतियों के संचालन में सहयोग करना, ठीक है, भंडार गृह समितियों और कृषि विपणन समितियों की स्थापना में सहायता करना। फिर है कृषि व ग्रामीण वित्त में सहायता करना, ठीक है, भारतीयों की शिकायतों को दूर करना, जितने भारतीयों की यदि कोई भी शिकायत हो उसको दूर करना। फिर है भारतीय स्टेट बैंक की पूंजी। अच्छा, भारतीय स्टेट बैंक की पूंजी के बारे में पढ़ेंगे तो 2021-2022 में भारतीय स्टेट बैंक की जो अधिकृत पूंजी थी वो थी 5,000 करोड़, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध केंद्रीय संचालन मंडल के अधिकारों में होता है, किसके, केंद्रीय संचालन मंडल के अधिकारों में, जिसमें 20 सदस्य होते हैं, याद रखना, जिसमें कितने सदस्य होते हैं भाई, 20 सदस्य होते हैं। इनमें से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 2 प्रबंध संचालन तथा 16 अन्य संचालक होते हैं, जिनमें से 2 संचालक निजी अंश पत्र अधिकारी द्वारा, 9 स्थानीय मंडल द्वारा। ये इतना इंपॉर्टेंट ही है, बस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कितने सदस्य होते हैं ओवरऑल, 20। अच्छा, भारतीय स्टेट बैंक के जो कार्य हैं उसकी हम बात करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के स्थानीय कार्यालय कितने हैं, 17 हैं। भारतीय स्टेट बैंक के कार्यों के बारे में बात करते हैं तो भारतीय स्टेट बैंक से संबंध 7 सहायक बैंक भी है, जिनके नाम निम्नलिखित है। सहायक बैंक है, सुनिए, ठीक है, मैंने कार्य बताया। तो क्या है, भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंक कौन कौन से हैं, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर तथा जयपुर। फिर है स्टेट बैंक ऑफ
हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, ये इसके सहायक बैंक हैं। ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक के इतिहास में सबसे बड़े विलय एवं एकीकरण के रूप में भारतीय स्टेट बैंक समूह के 5 सहायक बैंकों का भारतीय स्टेट बैंक में विलय 1 अप्रैल 2017 में प्रभावी है। ये 5 बैंक सहायक बैंक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर तथा जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर तथा स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला तथा स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। भारतीय स्टेट बैंक के समूह में सहायक बैंकों स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र तथा जो अन्य राज्य तथा स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का विलय पूर्ण किया जा चुका है। ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक के कार्य के बारे में हम बात करते हैं तो देखते हैं जो भारतीय स्टेट बैंक हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। कितने भागों में और किसके अधिनियम है ये? भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के अंतर्गत जब इसका स्थापना हुई थी इसकी। ठीक है। उसके अनुसार यानी कि जो बैंक है उसके कार्य को 3 भागों में बांटा है, केंद्रीय बैंक संबंधी कार्य, व्यापारिक बैंक के कार्य और अन्य कार्य। सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रीय बैंक संबंधी जो कार्य है, यानी कि वो आरबीआई के लिए क्या कार्य करता है। ठीक है। तो यह सहकारी बैंक का कार्य भी करता है। सहकारी बैंक यानी कि जो सहायतार्थ के लिए बनाया जाता है, सरकार के हिसाब से रुपया प्राप्त करता है तथा सरकारी आदेशानुसार विभिन्न भुगतानों का निपटारा करता है, सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था करता है, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। ठीक है। व्यापारिक बैंक के कार्य यानी कि देखो आरबीआई के बाद में यदि मैं बात करूँ, स्टेट बैंक में स्टेट बैंक की काफ़ी पकड़ है, तो इसीलिए ये क्या करता है, बैंकों के बैंक के रूप में भी कार्य को करता है। ठीक है। फिर है हमारा व्यापारिक बैंक के रूप में कार्य करता है। ठीक है। इनफैक्ट यदि मैं बात करूँ ना, आरबीआई व्यापारिक बैंक के रूप में कार्य नहीं करता, इनफैक्ट ये कार्य उसके लिए निषेध है। नेक्स्ट है हमारा धन का प्रतिभूतियों में विनियोग करता है, फिर बिलों की जमानत पर ऋण देता है, अन्य अधिकार पत्रों को जमानत पर ऋण देता है, फिर जमा पर रुपये प्राप्त करता है। देखो ये सब जो हेडिंग्स हैं ये मैं पहले भी आपको डिफ़ाइन कर चुकी हूँ, तो बार बार डिफ़ाइन करने से समय ही ख़राब होगा। बस आप इनकी आप इनके एक बार जो ये इनकी हेडिंग्स हैं उनको एक बार लिख कर देख लेना, याद करके। याद करने से ना बहुत फ़ायदा रहता है। मतलब आपको ना बिल्कुल एक तो डायग्राम बनाना आएगा। ठीक है। फिर क्या होगा, एकदम से ना सटीक याद आ जाती हैं चीज़ें। मतलब ओवरऑल यदि आप लिख कर याद करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट है हमारा ग्राहकों के एजेंट के रूप में कार्य करता है। ये ना ग्राहकों के लिए एजेंट के रूप में भी कार्य करता है, यानी कि उनके अंश पत्रों पर लाभांश, ऋण पत्रों पर लाभांश वगैरह ये सब संग्रह करता है, कलेक्ट करता है। फिर है अन्य कार्य भी करता है। स्टेट बैंक में बहुत से अन्य कार्य भी होते हैं, जैसे कि सोने व चांदी के सिक्के खरीदना, बेचना, बहुमूल्य वस्तु धातुओं को सुरक्षित रखना, इस तरह के कार्य जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है। तो देखो मैं आपको क्या बता रही थी, केंद्रीय बैंक के रूप में किस तरीके से कार्य करता है। यह सहकारी बैंक के रूप में कार्य करता है केंद्रीय बैंक का, बैंकों के बैंक के कार्य के रूप में काम करता है। 2 कार्य हैं इसके, किसके रूप में, केंद्रीय बैंक के रूप में। यदि मैं बात करूँ तो इसके 2 कार्य हैं, एक ये और एक ये है, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना। फिर हम बात करते हैं व्यापारिक बैंक के कार्य, यानी कि व्यापारिक बैंकिंग के रूप में किस तरीके से कार्य करता है। तो धन का प्रतिभूति में विनियोजित करता है, यानी कि जो व्यापारी होते हैं तो जो उनकी प्रतिभूतियाँ होती है उसमें विनियोजित करता है इसको। फिर है हमारा बिलों की जमानत व ऋण पत्र देना, है ना, यानी कि जो ऋण होते हैं, जो बिल्स होते हैं उनको उनकी जमानत दिलाना, उन पर ऋण देना, है ना। ठीक है। व्यापारिक बैंक का मतलब होता है कि व्यापारों के लिए किस तरीके से कार्य करता है। फिर हमारा अन्य अधिकार पत्रों की जमानत पर ऋण देना, फिर जैसे आपका बिल्टी हुआ, जहाजी बिल्टी हुआ, इन पर क्या करता है, ये इन पर ऋण भी देता है, लोन भी देता है, क्योंकि प्रतिभूतियों पर ऋण देने का क्रेज आजकल बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या करता है, व्यापारियों को उनके जैसे कोई भी बिल्स होते हैं उन पर ब्याज देता है। बस ये बात अलग है कि ये जो ब्याज होते हैं ये बहुत ही कम समय सीमा के लिए होते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। नेक्स्ट हमारा विनिमय पत्रों का क्रय विक्रय भी करता है, ग्राहकों के लिए एजेंट के रूप में कार्य करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या करता है, जो व्यापारी होते हैं उसके अंश पत्रों को, लाभांश को वितरण करता है। इस तरीके से बहुत सारे इसके कार्य करता है। फिर इसके अन्य कार्य क्या है, जैसे
ड्राफ्ट जारी करना, तार एवं स्थान से एक दूसरे को भेजना, ये इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं जो है अपने ग्राहकों को देता है। तो ये इसके जो प्रकार है इस प्रकार है, मतलब कि जो इसके फंक्शंस हैं वो इस प्रकार थे। ठीक है। अच्छा, भारतीय रिजर्व स्टेट बैंक, जो भारतीय स्टेट बैंक की जो वर्जित कार्य है वो किस तरीके से है। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 34 में इसका जो अवर्जित कार्य है उनका संदर्भ किया गया है। ठीक है। तो ये किस प्रकार है। भारतीय स्टेट बैंक कार्यालय अथवा अपने पदाधिकारियों की निवास के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति खरीदने का अधिकार नहीं करते, यानी कि जो अधिकारी होते हैं उनके निवास के अतिरिक्त कोई अन्य संपत्ति नहीं खरीद सकती। यह अंशों शेयर्स पर 3 माह से अधिक के लिए ऋण नहीं दे सकती। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए जो है ऋण देती हैं। उद्योगपतियों को उनकी संपत्ति की आड़ पर यह अधिक से अधिक 10 वर्ष तक की अवधि के लिए मध्यकालीन ऋण दे सकती है। ठीक है। फिर यह बैंक ऐसी बिलों को नहीं बना सकती जिस पर 2 विश्वसनीय व्यक्ति या फर्म के हस्ताक्षर नहीं हो सकते, यानी कि उन पर एक तरह से ना विश्वसनीय व्यक्ति का साइन होनी चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है। यह बैंक किसी फर्म या व्यक्ति को किसी पूर्व निश्चित धनराशि से अधिक ऋण नहीं दे सकती है। ठीक है। न उसके किसी बिल का भुगतान कर सकती है। फिर है स्टेट बैंक को कृषि शाख से संबंधित बिलों में 15 माह की परिपक्वता की अवधि से अधिक, उद्योग से संबंधित बिलों को 6 माह की परिपक्वता की अवधि से अधिक बिलों को भुनाने का अधिकार नहीं, यानी कि 6 माह से ज़्यादा की नहीं हो सकता। फिर है भारतीय स्टेट बैंक के जो महत्व है, क्या क्या महत्व है। विदेशी बैंकों के प्रभाव का अंत, भाई जितने विदेशी बैंक हैं उनके प्रभाव का अंत, जैसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था उसको इसका राष्ट्रीयकरण करके उससे क्या होता था, भारतीयों का जो शोषण होता था वो रुक चुका था। फिर होता है कृषि एवं लघु उद्योग की साख सुविधा, यानी कि जो कृषि है और लघु उद्योग है उनको साख सुविधा, उनको उधारी यदि चाहिए, उनको लोन चाहिए उसको। फिर है बैंक रही क्षेत्रों में बैंकिंग व्यवसाय, यानी कि जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ पर बैंकिंग व्यवस्था नहीं है वहाँ पर इसने बहुत सारे बैंक विकास किए हैं क्योंकि इसकी ब्रांच बहुत ज़्यादा है। फिर है आर्थिक दृष्टि से जो वर्ग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसको ये हेल्प करता है फाइनेंशियली, किस तरीके से उसे एक तरह से लोन देता है ना। सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों का उदारपूर्वक सहायता करते हैं। ये क्या करते हैं, जितने भी सहकारी बैंक हैं उनकी हेल्प करते हैं। फिर विदेशी बैंक व्यापार के क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। स्टेट बैंक ने विदेशी व्यापार को बढ़ाने में अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। ठीक है। कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था, क्योंकि यहाँ के जो कर्मचारी होते हैं वो बहुत ही प्रशिक्षित होते हैं, उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है, एक एग्जाम क्लियर किया जाता है। ओवरऑल जो इनके कर्मचारी होते हैं वो बहुत ही शिक्षित होते हैं। रिजर्व बैंक के सहायक के रूप में भी ये कार्य करता है। स्टेट बैंक द्वारा निर्यातकों को सुविधाजनक ऋण देने के लिए निर्यात संवर्धन योजना चालू की जाती है। याद रखना इसको, कौन सी, निर्यात संवर्धन योजना, किसको, निर्यातकों को सुविधाजनक लोन देने के लिए। ठीक है। इस बैंक के पास अन्य बैंकों की काफ़ी राशि जमा रहती है। इसके पास स्वयं के साधन भी बहुत अधिक हैं, अतः यह बैंक अपनी ब्याज की दर तथा साख की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, भारतीय स्टेट बैंक क्यों सफल हुआ है, क्या क्या उपलब्धियाँ हैं। ठीक है। यानी कि मेन अचीवमेंट्स ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक की प्रमुख सफलताएं तो देखो, सबसे पहले है हमारी विदेशी प्रभाव की समाप्ति, यानी कि जो विदेशी जो प्रभाव थे जो कि हमारे इंपीरियल बैंक के कारण थे उनको इसने बहुत ज़्यादा लो कर दिया है, उसका इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं क्योंकि एक इंडियन बैंक है। नेक्स्ट हमारा बैंकिंग सुविधाओं का विकास हुआ है इससे, है ना। इसकी लगभग 500 शाखाएँ हैं और भारतीय स्टेट बैंक की 219 शाखाएं कार्य कर रही हैं। फिर है इस बैंक की अधिकांश नई शाखाएं ऐसे स्थान पर खोली गई है जहां पहले बैंकिंग सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं थी, यानी कि ओवरऑल ऐसे क्षेत्र में जो अनडेवलप्ड क्षेत्र हैं, और 35% शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी है। ठीक है। ग्रामीण शाख सुविधाएं, ग्रामीणों को शाख सुविधाएं देना, विदेशी मुद्रा का व्यवसाय करना, निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन देना, जो कि इसके कार्य है ना, बस उसको ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको
पेश किया गया है। यहाँ पे आंकड़ों का प्रकाशन भी करता है, ये कृषि शास्त्र क्षेत्र में भी ये इम्पोर्टेंट है। चलिए भाई, लघु उद्योग कुटीर की सहायतार्थ अग्रामीण योजना। अच्छा, इसकी योजनाएं क्या क्या है? जैसे इसने एक चलाई थी योजना लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए, इसने चलाई थी। भारतीय स्टेट बैंक ने 1956 में एक निर्देशित योजना आरंभ की थी। इस योजना के अनुसार लघु उद्योग को ऋण देने की व्यवस्था की गई थी। इस योजना में लघु उद्योग को दीर्घकालीन, मध्यकालीन और अल्पकालीन तीनों प्रकार का की लोन की व्यवस्था थी। इस साख की व्यवस्था पर स्टेट बैंक, राज्य सहकारी, केंद्रीय बैंक व राज्य सरकार के उद्योग एवं राज्य यानी कि सब मिलजुल कर काम कर रही थी। फिर है प्रशिक्षण व्यवस्था। इसके जो कर्मचारी होते हैं उनको लगभग 1000 कर्मचारी हैं, जिसके लिए प्रशिक्षण किया जाता है। इनके सहकारिता, ये सहकारिता के लिए 100 करोड़ से अधिक ऋण सहकारी संस्थाओं के लिए दे चुके हैं, यानी कि 100 करोड़ से अधिक ऋण। अच्छा, भारतीय स्टेट बैंक की यदि मैं नई योजनाओं के बारे में बात करूं तो एक है लघु कृषक योजना, यानी कि किसानों को जो लोन दिया जाता है, ठीक है, उसके लिए। यह छोटे किसानों को चालू पूंजी संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 1969 में लागू की गई थी। कब? 1969 में। फिर है एक शिक्षित बेरोजगारों को ऋण देने के लिए, यानी कि जो शिक्षित है, एजुकेटेड है और वो बेरोजगार है, उनके लिए ऋण देने के लिए। फिर है हमारा ग्रामों को गोद लेना, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनको गोद लेना। यह स्टेट बैंक गाँव के विकास के लिए योजना प्रारंभ की थी। इसमें गाँव को गोद ले लेता है, अर्थात उन गाँवों के पूर्ण विकास की जिम्मेदारी इसी बैंक पर आती है। हालांकि ये अब में भी है नहीं, यह बैंक अब तक लगभग 1,07,204 गाँवों को विकसित के लिए कर चुका है, मतलब अपने लिए, है ना। फिर इस गांव में लगभग 88% ऐसे किसानों को वित्तीय सहायता दी गई है जिनके पास 100 एकड़ से भी कम भूमि थी, ठीक है, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट यदि मैं बात करूं, एक है हमारे कृषि विकास शाखाएं, और फिर है लघु सिंचाई योजना भी है, ग्रीन कार्ड। यानी कि यदि मैं ओवरऑल बात करूँ ना, इसने ग्रामीण विकास के लिए काफ़ी हेल्प की है। बहुत सी योजनाएं ये लाए हैं ग्रामीण विकास के लिए, कृषकों के लिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात इसकी है, इसने इतने सारे जो गांव हैं गोद ली, ठीक है। अच्छा, भारतीय स्टेट बैंक की ना कुछ जगह आलोचनाएं भी की हैं, जैसे सरकार का विशेष संरक्षण। सरकार का विशेष संरक्षण का मतलब है कि सरकार सिर्फ इसी बैंकों पर ज़्यादा ध्यान देती है, जिस कारण इसमें प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा बैंक में बढ़ी हुई है। शाखाएं खोलने की त्रुटिपूर्ण नीति। कई जगह शाखाएं ऐसी जगह खोल ली है जहाँ पे उनकी, और फिर सबसे बड़ी बात, जहाँ पर उनकी नीड नहीं थी, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर एक तरह से बैंकिंग सुविधाएं वहाँ पे लोगों को दी नहीं जा रही है, इस तरीके से। फिर शाखाएं खोलने की अनुमति मिलने में प्राथमिकता, ठीक है। स्टेट बैंक को शाखाएं खोलने की जो अनुमति अन्य बैंकों की अपेक्षा शीघ्र मिल जाती है। ओवरऑल ये ना बैंक का ही एक तरह से ना सरकार के अंडर में है। सेवाओं का स्तर गिरता जा रहा है। आपने देखा होगा जो यहाँ के कर्मचारी है ना, वो भी बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक चैप्टर था जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम व्यापारिक जो हमारा बैंक है उस आगे का वो चैप्टर करेंगे, और लगभग अब हमारा कंप्लीट हो चुका है कोर्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।